हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में आज हम ट्रांसपोर्ट इन प्लान्स इस चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करवा देंगे विथ एक्सप्लेनेशन। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन आर। क्या पूछ रहा है कि डिफ्यूजन में कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन मीनिंग अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ फैल रहा है, उस प्रोसीड्यूर को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। अभी यहाँ पे देखिए 5 ऑप्शंस दिए हैं। नंबर 1, ग्रेडियंट ऑफ कंसेंट्रेशन। नंबर 2, परमियाबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। नंबर 3, टेम्परेचर। 4, प्रेशर। एंड 5, साइज ऑफ द डिफ्यूजिंग मटेरियल। तो ग्रेडियंट ऑफ कंसेंट्रेशन मतलब क्या है? अगर कोई जगह में किसी मॉलिक्यूल्स का कंसेंट्रेशन एक जगह हायर होता है और एक जगह लोअर होता है, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट बोलते हैं। परमियाबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन मतलब अगर डिफ्यूजन एक मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, सोचिए यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है और यहाँ पे हायर लेवल ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और यहाँ पे लोअर लेवल ऑफ, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे ग्रेडियंट ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। परमियाबिलिटी मतलब परमिट करना। ये एक ऐसा मेम्ब्रेन है, सोचिए, जहाँ से ये जो मॉलिक्यूल्स है इजीली जा सकता है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये परमिएबल है इस ग्रेन्यूल के ऊपर। बट अगर ये मेम्ब्रेन इसको अलाउ नहीं करता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये परमिएबल नहीं है। थर्ड क्या है? टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड साइज ऑफ द डिफ्यूजिंग मटेरियल, मतलब कि ये जो मटेरियल है लार्ज है कि स्मॉल है ये। तो फर्स्ट वाला देख लेते हैं। ग्रेडियंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ज़रूर ये डिपेंड करता है, क्योंकि डिफ्यूजन तभी होगा जब हायर कंसेंट्रेशन के जगह से वो लोअर जगह में जाएगा, तो ऑब्वियसली ये मैटर करता है। परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन भी मैटर करता है, क्योंकि अगर ये मेम्ब्रेन इसको परमिट करता है तभी डिफ्यूजन होगा, और अगर वो इजीली परमिट नहीं करता तो आइदर डिफ्यूजन स्लो रेट में होगा या फिर नहीं होगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या करता है? टेम्परेचर भी जो मेम्ब्रेन का जो परमिएबिलिटी है उसमें इफेक्ट फैलता है, तो अल्टीमेटली इसका डिफ्यूजन के रेट के ऊपर भी इफेक्ट होता है। प्रेशर का भी सेम है, वो भी क्या करता है? इफेक्ट करता है परमिएबिलिटी के ऊपर भी और इसीलिए डिफ्यूजन का रेट के ऊपर भी। एंड लास्ट, साइज ऑफ द डिफ्यूजिंग मटेरियल। ऑब्वियसली इस मेम्ब्रेन में जो पोर्स है, अगर वो उससे ये बड़ा साइज का होगा तो इजीली वो पास नहीं कर पाएगा और उसका रेट कम हो जाएगा। बट अगर ये बहुत छोटा छोटा है तो वो इजीली पास कर जाएगा, तो इसका रेट अच्छा होगा। तो ऑप्शंस क्या क्या दिए देखिए। नंबर ए में दिया है 1, 3, 5 आर करेक्ट। नंबर बी में दिया है 1 एंड 5 आर करेक्ट। नंबर सी में दिया है 1, 2, 3, 4, 5 आर करेक्ट। एंड ऑप्शन डी में दिया है ओनली 5 इज करेक्ट। तो हम लोग क्या देख लिए? पांचों के पांचों करेक्ट है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए हैं। नीड्स अ कैरियर प्रोटीन, इज एन एक्टिव प्रोसेस, occurs against the concentration gradient, needs ATP। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है? ये एक स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन है जो हायर कंसेंट्रेशन के लोअर की तरफ होता है, ये तो सही है। बट ये नॉर्मली ये जो एक सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये वाला, तो यहाँ पे जो नॉर्मल लिपिड वाला पोर्शन है, लिपिड प्रोटीन वाला जो पोर्शन है सेल मेम्ब्रेन का, यहाँ से वो डायरेक्टली कुछ कुछ मटेरियल एंटर नहीं कर सकता। कौन कौन सा? जो कि हाइड्रोफिलिक होते हैं। जो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोफिलिक होते हैं वो डायरेक्टली लिपिड लेयर को क्रॉस नहीं कर पाता है, तो तभी वो कहाँ से जाता है? यहाँ पे इस मेम्ब्रेन में कुछ कुछ प्रोटीन चैनल होते हैं। देखिए ये वाला, ये प्रोटीन जो चैनल होते हैं इसे बोलते क्या? कैरियर प्रोटीन, जो कैरी करके इसको लेके जाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो नंबर ए ऑप्शन एकदम से सही है।
यहाँ पे तीनों ऑप्शंस को भी हम लोग जस्टिफाई कर लेते हैं। एक्टिव प्रोसेस क्या है? एक्टिव प्रोसेस मतलब जहाँ पे एनर्जी लगता है, तो यहाँ पे कुछ एनर्जी नहीं लगता है, तो ये एक्टिव प्रोसेस तो है नहीं। ऑकर्स अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, ऐसा कुछ नहीं है। कंसेंट्रेशन जैसे देखिए यहाँ पे हाई है, यहाँ से ये लो की तरफ जा रहा है, तो ये नॉर्मल है। अगेंस्ट कब होता है? जब वो लो से हाई की तरफ जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। नंबर सी, ऑकर्स अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये हो गया। एंड लास्ट, नीड्स एटीपी। एटीपी मतलब कि वही एनर्जी, यहाँ पे कोई एटीपी नहीं लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए यहाँ पे एक ड्राइंग दिया गया है। यहाँ पे एक लिक्विड रखा गया है, वाटर, और उसके साथ लेफ्ट साइड में 2 मोल ऑफ द सुक्रोज एंड 1 मोल ऑफ द ग्लूकोज दिया गया है, और यहाँ पे 1 मोल ऑफ सुक्रोज एंड 2 मोल ऑफ ग्लूकोज दिया गया है, और बीच में एक मेम्ब्रेन रख दिया गया है जहाँ से डिफ्यूजन पॉसिबल है। तो पूछ रहा है क्या इनिशियली सॉल्यूशन इन साइड ए विथ साइड बी, ठीक है, ये साइड ए है और ये है साइड बी। तो अगर पूछ रहा है कि कौन से में, किस में सोल्यूशन क्या है, मतलब साइड ए का जो सोल्यूशन है वो कौन सा वाला सोल्यूशन होगा, हाइपोटोनिक या फिर हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक या फिर नॉन ऑफ दिस। हाइपोटोनिक मतलब क्या है? हाइपो मीन्स कम, जहाँ पे कंसेंट्रेशन कम हो सॉल्यूट का उसे हाइपोटोनिक बोलते हैं। हाइपर मतलब जहाँ पे सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक मतलब जहाँ पे दोनों सेम सेम हो। तो इनिशियली हम लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन जो है टोटल मिला के 3, और यहाँ पे भी वही है 3, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इनिशियली ये दो जगह पर क्या, कैसे टाइप का सोल्यूशन है? आइसोटोनिक सोल्यूशन है। तो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, transport proteins that simultaneously move 2 molecules across a membrane in the same direction are called। तो मेम्ब्रेन मतलब यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का बात किया जा रहा है। सोचिए ये वाला एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग कुछ टाइप ऑफ मूवमेंट देख सकते हैं। जो मॉलिक्यूल्स अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं, तो वो किस हिसाब से जाते हैं? कभी कभी वो लोग क्या होता है, एक सिंगल मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर तरफ चल गए, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? यूनिपोर्ट। यूनि मतलब क्या है? सिंगल, एक सिंगल मॉलिक्यूल मतलब सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल अंदर चला गया, ठीक है। एंटीपोर्ट हम लोग कब बोलते हैं? सोचिए दोनों मॉलिक्यूल एक साथ में ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करते, एक इधर जाएगा और उसके साथ साथ एक इधर जाएगा, ठीक है, दोनों एक साथ होगा, तब हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? एंटीपोर्ट। और अगर सोचिए ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो दोनों सेम वे में ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब ये जाएगा तभी ये जाएगा सेम तरीके से, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिम्पोर्ट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? साइमुलटेनियसली मूव 2 मॉलिक्यूल्स, एक साथ वो दोनों जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? सिम्पोर्ट। नेक्स्ट क्या आता है? नंबर 5, when different types of molecules in a fluid move together in response to a pressure gradient, this is called। तो क्या बोल रहा है? अगर सेल में बहुत सारा मॉलिक्यूल, अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल एक साथ जा रहा है, ठीक है, एक फ्लूइड के साथ, किसके रिस्पॉन्स में? ना प्रेशर ग्रेडियंट के रिस्पॉन्स में। अभी ग्रेडियंट क्या है अभी हम समझाए, अगर पर्टिकुलर कोई जगह में किसी चीज़ का अमाउंट ज़्यादा हो और उसके आसपास में एरिया में उसका परसेंटेज कम हो, तो उसे ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। तो प्रेशर ग्रेडियंट मतलब कहीं पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है और कहीं पे बहुत ज़्यादा कम है, तो यहाँ पे प्रेशर पुल क्रिएट होता है, ठीक है, मतलब जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है वहाँ से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लो प्रेशर की जगह में फैल जाएंगे। तो ऐसे टाइप ऑफ मूवमेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? बल्क फ्लो बोल सकते हैं। बल्क मतलब क्या? बल्क और मास फ्लो, ठीक है, मतलब बहुत सारा चीज़ एक साथ जा रहा है, क्योंकि अलग अलग टाइप ऑफ मॉलिक्यूल एक साथ में वो लोग मूव कर रहे हैं, तो इसे बल्क फ्लो बोलते हैं। ये हम लोग कहाँ देख सकते हैं? जनरली प्लांट्स बॉडी में हम लोग जो जाइलम होते हैं या फिर फ्लोएम होते हैं, इसके अंदर जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, पूरे जगह फैल रहते हैं,
तो वहाँ पर हम लोग ये बल्क फ्लो देखते हैं। नीचे से ये जो वाटर और जो मिनरल होते हैं वो एक साथ में, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ पे वाटर मिनरल्स ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो यहाँ पे उसका अमाउंट ज़्यादा होता है, और यहाँ पे कम होता है, तो उसकी वजह से वो लोग मूव करते हैं। और ये कहाँ देखने में मिलता है? फ्लोएम में भी मिलता है, जहाँ जिसके वजह से फूड आइटम जो प्लांट्स बनाते हैं वो भी ट्रांसफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस इज, प्लाज्मोलाइसिस एक कौन सा प्रोसेस है? ऑलवेज रिवर्सिबल, ऑलवेज इरिवर्सिबल, रेयरली रिवर्सिबल, यूजुअली रिवर्सिबल। तो प्लाज्मोलाइसिस क्या है? देखिए, प्लाज्मा कहाँ से आया है? प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है उससे ये रिलेटेड है, ठीक है। प्लांट सेल में या नॉर्मल सेल में भी क्या होता है, जब उसको एक हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं तो क्या हो जाता है? पानी अंदर से बाहर निकल आता है, तभी हम लोगों को क्या देखने में मिलता है? ये वाला प्लाज्मोलाइसिस देखने में मिलता है। जब हम लोग इसको एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन, सोचिए ये एक सेल है, यहाँ पे बाहर में जो सोल्यूशन है ये कैसा है? ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन का है, मतलब कंसेंट्रेशन बाहर ज़्यादा है सॉल्यूट्स का। तो क्या होगा? सेल के अंदर से पानी बाहर निकल आ जाएगा, और धीरे धीरे ये देखिए, ये वाला जो अंदर का जो प्रोटोप्लास्ट है, मतलब ये सेल वॉल है, उसको छोड़कर बाकी जो जगह है मेम्ब्रेन वो अंदर चला आएगा। देखिए, अंदर की तरफ खींच के सेल मेम्ब्रेन, टोटल ये जो प्रोटोप्लास्ट है वो अंदर चला आया, सेल वॉल वैसे का वैसा ही रह गया। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। तो अगर हम लोग वापस से इस सेल को उठा के अगर एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं, ठीक है, अगर इसको एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं तो क्या होगा? यहाँ से वाटर इसके अंदर चला आएगा वापस से, क्योंकि कंसेंट्रेशन यहाँ पे कम रहेगा, तो वापस से ये सेल नॉर्मल हो जाएगा, यहाँ से ऐसे बन जाएगा। तो ये क्या होता है? ये रिवर्सिबल है, बट ऐसा नहीं कि ऑलवेज रिवर्सिबल होगा ही होगा, तो यूजुअली रिवर्सिबल। अगर हम लोग उसको कंडीशन प्रोवाइड करें तो वो ज़रूर रिवर्सिबल होगा। तो द ऑप्शन विल बी नंबर डी, ये सही ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। वाटर मूविंग थ्रू द एपोप्लास्ट फ्रॉम द सॉइल टू स्टीली सेल्स मस्ट क्रॉसेज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द सेल्स ऑफ ऑप्शन ए रूट हेयर्स, ऑप्शन बी कॉर्टेक्स, ऑप्शन सी एंडोडर्मिस एंड ऑप्शन डी वेसल्स। तो देखिए, यहाँ पे एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट क्या है? जब ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट में वाटर और मिनरल्स, जब ये वाला है रूट हेयर, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे है सॉइल, यहाँ से रूट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्लांट्स का जो स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट हो रहा है। तो इसको ऐसे सोचिए, ये है प्लांट्स ऐसे लंबा, और यहाँ से ये वाटर धीरे धीरे आगे की तरफ चल रहा है, मिडिल की तरफ। जैसे ये एक प्लांट है, ठीक है, ये रूट से, रूट का स्ट्रक्चर सोचिए, यहाँ से पानी एब्जॉर्ब किया, अभी वो धीरे धीरे ऐसे वे में जा रहा है, फिर जाके वो ऊपर जाएगा, मिडिल तक पहुँचेगा, फिर वो जाइलम तक पहुँचेगा, क्योंकि जाइलम का पोर्शन कहाँ रहता है? इधर रहता है, ठीक है, मिडिल में। तो फिर वो ऐसे ऐसे करके ऊपर जाएगा। तो ऐसा ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तब क्या करेगा? वो दो तरीके से उसको ट्रांसपोर्ट कर सकता है, एक तो है एपोप्लास्ट और एक तो है सिम्प्लास्ट। तो एपोप्लास्ट में वो क्या करेगा? वो सेल वॉल से डायरेक्टली चला जाता है, सेल वॉल के ऊपर से। देखिए ये वाला जो पोर्शन है, देखिए ये सेल वॉल से होके जा रहा है, ठीक है, वो कोई भी सेल के अंदर नहीं जा रहा है। इस वे को क्या बोलते हैं? एपोप्लास्ट। और जब वो देखिए सेल के अंदर से जा रहा है, ये वाला देखिए स्काई कलर का जो लाइन है, ये वाला, ये क्या कर रहा है? वो सेल के अंदर से जा रहा है, तो इसे बोलते हैं क्या? सिम्प्लास्ट। अभी एपोप्लास्ट में प्रॉब्लम क्या आता है? ये एंडोडर्मिस में, एंडोडर्मिस में देखिए यहाँ पे एक लाइन रहता है, उसको बोलते हैं क्या? कैस्पेरियन स्ट्रिप। वो क्या करता है? इसको अलाउ नहीं करता, तो वो सेल वॉल से नहीं जा पा रहा है, तो इसको फाइनली एंडोडर्मिस के अंदर से ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग देखें कि एपोप्लास्ट में कौन सा ऐसा सेल है जिसके अंदर से इसको जाना ही पड़ेगा, वो क्या है? एंडोडर्मिस, ये वाला, ठीक है।
स्टिली कहाँ है, ये एकदम मिडिल पोर्शन जो रहता है उसे बोलते हैं क्या, स्टिली। अगर ये प्लांट सेल है पूरा घिरा हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे सेक्शन करें क्रॉस सेक्शन, तो मिडिल वाला जो पोर्शन रहेगा इट्स कॉल्ड द स्टिली। तो वहां तक पहुंचने के लिए उसको एंडोडर्मिस से गुजरना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आगे भी ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग किए हैं, तो इसको करने की कोशिश कीजिए। देखिए सेम चीज़ है, यहाँ पे वाटर देके रखा है और इधर 2m सुक्रोज 1m ग्लूकोज, इधर 1m सुक्रोज 2m ग्लूकोज, मेम्ब्रेन दिया है, बट यहाँ पे क्या है, परमेबल टू ग्लूकोज एंड H2O ओनली। तो ग्लूकोज यहाँ से यहाँ पर जा सकता है कहीं भी और वाटर जा सकता है। क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे, आफ्टर द सिस्टम रीचेज द इक्विलिब्रियम, क्या दे दिया है कि सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा तब क्या कंडीशन होने वाला है। नंबर ए क्या बोल रहा है, द वाटर लेवल इज हायर इन द साइड ए देन इन साइड बी। तो सेकेंड दिया है वाटर लेवल इज हायर इन साइड बी देन साइड ए, नो चेंज इज ऑब्जर्व, फर्स्ट द लेवल ऑफ वाटर इज हाई इन ट्यूब ए एंड देन वाटर लेवल इज डिक्रीज्ड। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ से क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज इजीली परमिएबल है, तो देखिए यहाँ पे ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, तो सॉल्यूट क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तरफ जाने की कोशिश करेगा, चला जाएगा। जब ग्लूकोज यहाँ पे चला आएगा तो यहाँ पे टोटल सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा इसके तुलना में। तो जब भी यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा हो जाएगा, अभी वाटर यहाँ से यहाँ की तरफ आएगा, ठीक है, H2O भी क्या करेगा, B से A की तरफ आएगा। तो इक्विलिब्रियम में जब पहुँच जाएगा तो मोर H2O कहाँ प्रेजेंट होगा, A साइड में। तो ऑप्शन ए एकदम से सही होगा। तो वाटर लेवल इज हायर इन साइड ए देन इन साइड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू पोलर सरफेस इज नोन एज। देखिए क्या बोल रहा है, जो वाटर जो है जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ उसका जो सरफेस है, उसका जो अटैचमेंट है, जो अट्रैक्शन है, उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन क्या दिया, कोहेशन। कोहेशन किसको बोलते हैं, वाटर मॉलिक्यूल का वाटर मॉलिक्यूल के साथ आपस में जो अट्रैक्शन है उसे कोहेशन बोलते हैं, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। एडहेशन किसको बोलते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स का उसके सरफेस के साथ जो अट्रैक्शन होता है उसे ही एडहेशन बोलते हैं, तो ये होगा हम लोग का सही आंसर। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 10, a student performing a chemical analysis of xylem sap, this student should not expect to find much of। एक स्टूडेंट एनालाइज कर रहा है किसको, xylem sap। xylem में क्या रहता है, वाटर और उसके साथ मिनरल, ठीक है। तो xylem sap में क्या क्या मिलेगा, क्या ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे पूछा है कौन सा नहीं मिलेगा, कौन सा वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है। तो नाइट्रोजन एक मिनरल है तो ये तो मिलेगा, शुगर वो नहीं भी मिल सकता है, फॉस्फोरस तो एक न्यूट्रिएंट है अच्छा, उसको तो मिलेगा ही मिलेगा, वाटर तो मिलेगा ही। तो हम लोग वो क्या नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, शुगर, क्योंकि शुगर बनता कहाँ है, प्लांट में बनता है, तो वो हमें फ्लोएम में ज़रूर मिलेगा, क्योंकि खाना बनाने के बाद फ्लोएम में वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो जाइलम सैप में इसकी मिलने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। तो हो गया इस चैप्टर का कुछ क्वेश्चन आंसर हम आप लोगों को करवा दिए। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए, और ताकि आगे का वीडियो हम आप लोगों के लिए और ज़्यादा यूज़फुल बना सके। और आगे भी रेगुलर हम ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, तो नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।